गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था वह कब समाप्त होता है और उस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, यानी जो डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी का स्टार्ट होगा और ये कब होता है 1930 में। लेकिन अभी हम 1922 में हैं और 1922 से लेकर के 1930 के बीच लगभग 8 सालों का 8 इयर्स का डिफरेंस है। तो इन 8 सालों में भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में या भारतीय नेशनल मूवमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये कैसे धीरे धीरे एक चेंज बनाता हुआ वहां तक चलेगा। तो जो टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की तरफ हम बढ़ने की धीरे धीरे कोशिश करते हैं। आइए, जो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि गांधी जी ने जब सडनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, तो जो एक दूसरा लीडर ग्रुप था जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से धीरे धीरे नाराज होने लगा, उन लोगों ने एक अलग पार्टी स्टैब्लिश की। उस पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी। यह पार्टी 1 जनवरी 1923 को स्टैब्लिश की गई थी और स्वराज पार्टी जिसके फाउंडर थे चित्तरंजन दास और ये इसके फाउंडर थे। चित्तरंजन दास इस स्वराज पार्टी के फाउंडर है और इसके चेयरमैन भी है। और एक और पर्सन है जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के सेक्रेटरी है। स्वराज पार्टी जो 1 जनवरी 1923 को स्टार्ट की गई, स्टैब्लिश की गई, इस पार्टी के फाउंडर थे चित्तरंजन दास जो इसके चेयरमैन या अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो इसके सेक्रेटरी थे। आखिर स्वराज पार्टी को स्टैब्लिश क्यों करना पड़ा, या स्वराज पार्टी के स्टैब्लिशमेंट के पीछे की आइडियोलॉजी क्या काम कर रही है? तो इसको आप ऐसा समझिए कि गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त किया तो उसके पीछे गांधी जी ने 2 तर्क दिए। पहला तर्क कि यह मूवमेंट क्या हो चुका था? वायलेंस हो चुका था। यह मूवमेंट क्या हो चुका था? वायलेंस हो चुका था, यानी जो नॉन वायलेंस गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, इस आइडियोलॉजी पर यह भारी पड़ रहा था। तो पहला कारण गांधी जी ने यही बताया कि उनका आंदोलन अहिंसक से हिंसक होता जा रहा था। और जो उन्होंने दूसरा कारण बताया, वो कहा कि भारतीय लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यानी पॉलिटिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग, जो भारतीय लोग हैं उनको किसकी आवश्यकता है? पॉलिटिकल ट्रेनिंग की, यानी इन लोगों को अभी मुझे आने वाले मूवमेंट के लिए तैयार करना होगा। तो इन्हीं 2 तर्क के आधार पर या इन्हीं 2 कॉजेस के आधार पर गांधी जी ने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त किया। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त होता है तो जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है या जो हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा है, उस नेशनल मूवमेंट का विरोध करने वाले कुछ दूसरे नेता भी हैं, लेकिन ये सारे नेता मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये सभी लोग कांग्रेस के ही लीडर हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन
गांधी जी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया, बट जैसे ही गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त किया, इन लोगों ने एक अलग राह अपना ली, इन लोगों की एक दिशा बदल गई। वो दिशा कैसे बदली? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लाया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में मैंने बतलाया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट क्या है, इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजन है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट लाया गया, इस एक्ट के तहत क्या कराया गया? प्रोविंशियल इलेक्शंस कराया गया। प्रोविंशियल इलेक्शंस कराए जाने का प्रावधान था, कराया अभी नहीं गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत भारत के जितने प्रोविंस थे, उन सभी प्रोविंस में इलेक्शन कराने का प्रावधान था, और कांग्रेस इस इलेक्शन का विरोध कर रही थी। लेकिन जो नई पार्टी बनती है, जिसका नाम है स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी कांग्रेस का ही एक पार्ट है, यानी स्वराज पार्टी, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या स्वराज पार्टी कांग्रेस से एक अलग इंडिपेंडेंट पार्टी थी, तो नहीं, स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर की ये पार्टी है, या कांग्रेस का ही एक पार्ट है। स्वराज पार्टी का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सबसे मेन मोटो एम यही है कि वह जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत जो प्रोविंशियल इलेक्शन में शामिल होने का अधिकार भारतीयों को मिला है, उसी अधिकार के तहत वो क्या करे? इलेक्शन लड़े। कहां का इलेक्शन लड़े? उन प्रोविंसेस का, उन प्रोविंशियल इलेक्शन लड़े। तो स्वराज पार्टी ने प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ने की बात क्यों कही? क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त कर दिया था, और जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वह भी कंटिन्यूअस चलना चाहिए। तो इसीलिए इन लोगों ने एक नई आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, और वह था प्रोविंशियल इलेक्शन में शामिल होकर किसका बायकॉट करेंगे? ब्रिटिश पॉलिसी का बायकॉट करेंगे। किसका बायकॉट करेंगे? ब्रिटिश पॉलिसी का। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या हर स्टेट की जो अपनी प्रोविंशियल काउंसिल है, उस काउंसिल में जो भी ब्रिटिश नीतियां बनाई जाएंगी, और ब्रिटिश नीतियां किसके द्वारा बनाई जाती थी? उस प्रोविंस के गवर्नर के द्वारा बनाई जाती थी। तो इस ब्रिटिश पॉलिसी का क्या करना है? विरोध करना है। दूसरा यह बताना है कि जितने प्रोविंस हैं, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे क्या है? अनडेमोक्रेटिक है। ये जितने भी प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? अनडेमोक्रेटिक है, यानी ये डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हमें ठग रहे हैं। ऐसा स्वराज पार्टी के जो लीडर्स थे या जो सपोर्टर्स थे, उनका मानना था। इन्हीं दो तीन आइडियोलॉजी के आधार पर इन लोगों ने स्वराज पार्टी को स्टैब्लिश किया था। स्वराज पार्टी 1923 में स्टैब्लिश हुई, और इसने 1923, 1926 और 1929 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया। यह इन इलेक्शंस में कंटिन्यू भाग लेती रही, और पहले के दो इलेक्शन में इसे बहुत अधिक सफलता मिली। इसने कई प्रोविंसेस में अपनी सरकारें भी बनाई। लेकिन 1929 आते आते स्वराज पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इस पार्टी की आइडियोलॉजी को सभी लोग क्या करते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा मूवमेंट एक दूसरी तरफ बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस है, ये इसके नाम में ही छुपा है। टुवार्ड्स यानी किसकी तरफ? सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे
बढ़ रहे हैं। तो 1922 से लेकर के 1930 तक हम कैसे बढ़ेंगे आगे, और इन 8 सालों में जो हमारा नेशनल मूवमेंट है उसको इनरिच करने के लिए जो यहाँ के लीडर्स हैं उनके द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी की जाएगी, उसी को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपके लिए एक छोटा सा सब पॉइंट्स था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी को आप लोगों ने स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ा, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसके फाउंडर कौन थे, और यह किस तरीके से नेशनल मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन देती है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप कंटिन्यूअस वीडियो को देखिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें।